तो यार मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो ले आया हूँ, आपके डिफेंस की वीडियो। इसमें मैं सारे डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं और जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए, वो सब कवर करूँगा। जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत हाई हैं, मैं उन्हें ही कवर करूँगा। ना कि मैं ये वीडियो में आपके 1000-500, मतलब 1000 तो बहुत ज़्यादा है, बट हाँ 300-400 करंट अफेयर्स या 300-400 थिंग्स टू लर्न दे दूँ कि नहीं याद करो ये आएंगी, सब कुछ बता दूँ आर्मी और फोर्सेस के बारे में। वो तो फ़ायदा नहीं है ना भाई, वो तो आप बुक्स उठाओगे उसके अंदर सब कुछ है। तो फिर मैं क्या हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं आपकी ये हेल्प कर रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद CDS काफ़ी बार क्लियर करके लिया है और अदर एग्ज़ाम्स UPSC एंड ऑल में, तो उस मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यार ये आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में जो भी मैं कवर कर रहा हूँ वो ही आने के चांसेस बहुत हाई हैं। और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा एग्जाम में आती हैं जो आप कहीं से भी पढ़ लो फिर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उनके पीछे हमें नहीं भागना, हमें डुएबल चीज़ों के पीछे भागना है जो हम आराम से सॉल्व कर सके पढ़ने के बाद। ऐसा ही कुछ मैं इस वीडियो में लाया हूँ डिफेंस से रिलेटेड। तो करते हैं स्टार्ट। इसके बाद यार आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ये वीडियो कर लो, इनफ है आपसे डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। अब देखो यार, पहले मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा आपके डिफेंस रिलेटेड जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। हम सबको पता है अभी हमारा मई के अंदर देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट और बहुत बड़ी आर्मी कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हुई थी, और जिसके अंदर इंडिया ने अपनी काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी शो करी कि हाँ हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, है ना। तो उस वॉर में, वॉर तो नहीं कहेंगे उसे बिकॉज इट वॉज नॉट अ फुल फ्लेश्ड वॉर, उसे आर्मी कन्फ्रंट्रेशन कह सकते हैं, स्क्रिमिश कह सकते हैं, ऐसा कुछ। तो उसमें जो जो इंडिया के मेनली यूज्ड वेपन थे, वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हर वेपन को नहीं करा, बट हाँ न्यूज़ में जो थे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स, ये सब। तो सबसे पहले हम देखते हैं एयरक्राफ्ट्स। तो उसके अंदर आता है हमारा सुकोई Su-30 MKI। तो सुकोई Su-30 MKI, क्या बढ़िया इमेज है भाई इसकी, है ना। तो ये हमारा रशियन है, इट इज़ एन रशियन एयरक्राफ्ट। अब यार ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास यही हैं, हाईएस्ट नंबर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर फाइटर एयरक्राफ्ट यही है, इसीलिए इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, है ना। बहुत पहले से हमारे पास अराउंड 2000 के अराउंड हमने रशिया से लिए थे ये, है ना। और क्या है सुखोई के बारे में पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे भाई ये ट्विन इंजन है, ट्विन इंजन, 2 इंजन से पावर होता है। अब ना यार एयरक्राफ्ट्स ना डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ क्या होते हैं, एयर डोमिनेंस, कुछ होते हैं बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स, है ना। ऐसे कुछ टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं। सुकोई कौन सा टाइप है, सुकोई को बोलते हैं हम एयर डोमिनेंस, जो कि एयर में कॉम्बैट करता है दूसरे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से। तो ये एयर डोमिनेंस कैटेगरी में आ जाता है। वैसे तो तीन कैटेगरी जो मैं बोल रहा हूँ वो होती है आपका इंटरसेप्टर, बॉम्बर और आपका एयर सुपरियोरिटी। इंटरसेप्टर का काम क्या है कि वो हाई स्पीड से जल्दी जाके चीज़ों को इंटरसेप्ट कर लेता है। पता चल रहा है मिसाइल आ रही है या फिर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, वो जल्दी से, उसके हाई रेडार्स काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल होते हैं और वो जल्दी से वहाँ पहुँच के उनके साथ इंगेज कर लेता है। टॉप स्पीड उसकी बहुत तेज़ होती है। ठीक है, बॉम्बर क्या होता है, वो लो एल्टीट्यूड पे बहुत आसानी से फ्लाई करता है और जहाँ बॉम्बिंग करनी होती है वहाँ काम आता है। इंडिया के पास स्पेशल बॉम्बर कौन सा, आगे देखेंगे, जैगुआर नाम का है ना। और फिर हमारे तीसरे आते हैं मल्टी रोल। तो यार जो नए जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, 4th जनरेशन से आगे एयरक्राफ्ट है, वो ज़्यादातर सारे मल्टी रोल है। मतलब वो इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं, एज अ एयर सुपरियोरिटी भी वर्क कर सकते हैं, बॉम्बर भी हैं वो, है ना। तो ये सारे एयरक्राफ्ट मल्टी रोल होंगे जो आज की टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं 4th जनरेशन से ऊपर। तो ये भी एयर सुपरियोरिटी नहीं, मल्टी रोल है, इट इज़ अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। अब एयर डोमिनेंस स्पेशल कैटेगरी में से इसलिए डाला जाता है क्योंकि बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट है, एक स्पेशल कैटेगरी है ऐसे एयरक्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, मल्टी रोल है ये। वैसे टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पूछे तो फाइटर एयरक्राफ्ट, इट इज़ अ मल्टी रोल। तीनों टाइप क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, इसकी स्पीड पता होनी चाहिए आपको। क्या होती है इसकी स्पीड, 2 मैक। तो यार साइंस में और आपको इतना तो पता होगा कि एयरक्राफ्ट्स की जो स्पीड होती है, सुपरसोनिक स्पीड्स होती है, साउंड से तेज, उनको हम मैक में, उनकी यूनिट मैक में होती है, मैक में देखते हैं। ठीक है सर।
अब भाई और क्या पता होना चाहिए, इसकी जनरेशन कौन सी है, कौन सी जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। अब सर ये जनरेशन क्या होती है भाई, ऐसा होता है कि जब भी नए एडवांस फीचर एड ऑन होते हैं किसी भी चीज़ में, स्पेशली हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजीज और एयरक्राफ्ट्स में, तो उसे बोल देते हैं यार ये तो नेक्स्ट जेन का एयरक्राफ्ट है। जैसे फोन्स में आते हैं नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जेन फोन्स, ऐसे ही। तो ऐसे ही फर्स्ट जेन, सेकंड जेन, फोर्थ जेन, फिफ्थ जेन एयरक्राफ्ट्स हैं यूएसए और चाइना के पास, सिक्स जेन के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये हमारा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। वैसे इसको लेके डिबेट रहती है कि फोर्थ जेन है, 4.5 है, बट हम इसको 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बोलेंगे। ठीक है सर, तो ये चीज़ें अगर आपको उसके बारे में पता है तो ये बहुत है, मोर देन इनफ है। सुकोई Su-30 MKI, वेरी नाइस। सर आगे बताइए, आगे बताते हैं। दसॉल्ट राफेल, भाई ये मेन एयरक्राफ्ट था जो अभी के ऑपरेशंस में यूज़ हुआ था हमारा। तो ये कहाँ से लिया गया है सबको पता है, इसके बारे में तो काफ़ी चीज़ें पता होंगी सबको। ये फ्रांस से लिया गया है भाई। किसने बताया? दसॉल्ट एयर स्पेस ने बनाया है, ये कंपनी है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, ये है हमारा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। इसकी स्पीड है 1.1 मैक। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी एयरक्राफ्ट है सर? आपका बॉम्बर है, क्या है? मल्टी रोल है भाई। मैं बता रहा हूँ कि जितने भी नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं 4 जनरेशन से ऊपर, सारे मल्टी रोल है। अब ऐसा नहीं रह गया कि बॉम्बर बनते ही नहीं है, बॉम्बर इंटरसेप्टर बनते ही नहीं। हाँ, आपको बजट बहुत है, यूएसए जैसी कंट्री को स्पेशल इंटरसेप्टर्स बनाने हैं तो ये ठीक है, बट ज़्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि सारी कंट्रीज हर जगह कि भाई मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स बनाएं, क्योंकि रेडार्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि भाई अब फाइटर, एक ही फाइटर जेट में सारी चीज़ें लग जाती हैं। मल्टी रोल, अब मल्टी रोल तो ये है, बट ये भी एयर सुपरियॉरिटी में ही ज़्यादा माना जाता है। मतलब आपकी हवा के अंदर अपनी सुपरियॉरिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब एयरक्राफ्ट से इंगेज करने के लिए, हेड ऑन इंगेज करने के लिए। बट मल्टी रोल आप इसको मान लो, ठीक है। अब यार राफेल की बहुत बात हुई थी कि राफेल शॉट डाउन हो गए, इतने राफेल शॉट डाउन हो गए, ये हो गया वो हो गया, इसलिए राफेल के बारे में थोड़ा सा ये पता होना ज़रूरी हो जाता है। और क्या हमारे पास अभी कितने राफेल है? 36 राफेल करंटली। ठीक है, करंट में हमारे पास 36 राफेल्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास हैं ये सारे। अब सर एयरफोर्स और भी किसी के पास होनी चाहिए कि? हाँ भाई, इसका मरीन वर्जन भी आता है, इसका मरीन वर्जन आता है, और वो हमने 26 ऑर्डर करे हुए हैं। 26 राफेल एम आपके नेवी के लिए, नेवी के लिए। अच्छा, मैं इसके ऊपर आ तो नहीं रहा, चलो ठीक है, पिछली इसमें आया तो नहीं यार, ये चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेवी के लिए हमने ऑर्डर करे हुए हैं, डिलीवर नहीं हुए, नॉट येट डिलीवर्ड। अब यार देखो, मैंने ना लिख के तो मैं भी रख सकता था, जैसे सारे टीचर्स वगैरह रखते हैं, लिख के रखो, उसमें मज़ा नहीं आता भाई। एक ना आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए मुझे थोड़ा लिख के दिखाता हूँ ना, तो आप ढंग से सुनते ज़रूर हो। तो इसलिए अपने खुद के नोट्स भी बनाना, ये PDF में शेयर भी कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई मल्टी रोल है, ये स्पीड है। अब इसके अंदर स्पेशल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस स्टेल्थ है ये। अब ये स्टेल्थ क्या होता है सर? यार स्टेल्थ वो कैपेबिलिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट जिससे वो रेडार से बच सके, कि भाई रेडार्स की नज़र में ना आए, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। तो सबसे ज़्यादा हाईली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमारे राफेल्स के अंदर है, तभी ऑपरेशंस में ये ज़्यादा यूज़ होता है। आप वो सर इसकी स्पीड तो कम है, आप हमें बना रहे हो स्पीड कम वाले एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं। अरे भाई स्पीड, हर चीज़ स्पीड ही नहीं होती ना, फिर तो अपना मिसाइल ही चलाते रहो, तेज़ तेज़ जाती रहेंगी, है ना। मैन्यूवरिंग होती है कि कितनी तेज़ हवा में वो मूव कर सकता है, कितना स्टेल्थ है ना, कितना जल्दी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो अभी सबसे एडवांस हमारे पास राफेल ही है। और कहाँ यूज़ कर, हाँ चल वो तो आगे देखेंगे। तो पहली बार कह सकते हैं, पहली बार हमने किसी मेजर ऑपरेशन में राफेल को यूज़ करा। इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन बंदर, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसमें क्या यूज़ करा था हमने, बताओ एक बार। तो ये देखो यार, मैं भी एडवांस बता सकता हूँ, सब बताते हैं, मैं भी बहुत एडवांस बताता हूँ, ये करो राफेल का, ये इंजन के अंदर ये इसने बनाया था, ये विंग स्पैन, ये सब। भाई नहीं पूछता, तभी मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट करके एक बार इसको करके जाओ, एग्जाम में देखना, इतना नहीं पूछता। आप कभी करंट PYQ देखो तो सही,
इतना नहीं पूछता भाई, वो उसे पता है कि एग्जामिनर को पता है कि आप डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं, आप स्टूडेंट्स हो बेसिकली। जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज से भी 1+ पॉइंट ज़्यादा ही है कम से कम, इतना कर लो बहुत है। ठीक है सर, फिर मान रहे हैं आपकी बात, आगे बताओ। ठीक है जी, बताते हैं। मिराज 2000, ये अभी बता रहा था मैं कहाँ, आपका ऑपरेशन बंदर में कौन सा यूज़ हुआ था, ये यूज़ हुआ था, जय हनुमान जी करके ऊपर से चले गए थे, ऑपरेशन बंदर। ठीक है, ये यूज़ हुए थे। अब इन एयरक्राफ्ट्स में ना, ये सारे हैं तो थोड़े से पुराने, हमने पहले के लिए हुए हैं, बट इनमें हम अपग्रेड करते रहते थे, तो ये भी अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करे थे हमने वहाँ पे। ठीक है, अब ये भी किसने बनाया है, ये भी डसॉल्ट ने बनाया है, डसॉल्ट एयरस्पेस, फ्रांस का है, फ्रांस से लिया हुआ है। इसकी स्पीड क्या है, 2.2 मैक स्पीड इसकी, ठीक ठाक स्पीड है भाई इसकी। तो वैसे सबसे फास्टेस्ट कौन सा माना जाता है, फास्टेस्ट हमारा सुकोई Su-30 माना जाता है ना। और ये भी क्या है, मल्टी रोल। तो यार भाई जितने भी नए एयरक्राफ्ट हैं वो मल्टी रोल ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4th जेन से ऊपर जो भी है वो मल्टी रोल है, ये भी 4th जेन एयरक्राफ्ट है। इतना पता है आपको इसके बारे में, बहुत पता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ो, ज़्यादा नहीं पता करना। MiG-29, MiG-29 क्या है, ये एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। ये क्या है, इंटरसेप्टर। ये कहाँ का है, रशिया का। रशियन है यार, ये सारे मिग हो गया, सू हो गया, ये रशियन सीरीज है। ठीक है, ये भी क्या है, 4th जनरेशन है। इंटरसेप्ट, इनकी फास्ट स्पीड बहुत तेज़ होते हैं, एकदम से रडार बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जल्दी से जहाँ इंटरसेप्ट कर लेते हैं, जहाँ से भी चीज़ आ रही, मिसाइल आ रही है, कोई नया रॉकेट आ रहा है, या फिर मतलब हमारे एयर स्पेस की तरफ एक और एयरक्राफ्ट आ रहा है, जल्दी से भागते हुए जाएंगे, है ना इनका। ये टेक ऑफ भी जल्दी कर लेते हैं, ये चीज़ें होती हैं। इतना सब कुछ जानने की बट आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई आपका, नेक्स्ट है आपका जैगवार। जैगवार, अब भाई जैगवार क्या है, हमारा बॉम्बर है, ये है हमारा बॉम्बर टाइप। ठीक है, बाकी ये यूज़ मुझे नहीं लगता आगे कभी होगा कहीं या नहीं होगा। ठीक है, हमारी फ्लीट को मेंटेन करने के लिए, फ्लीट मेंटेन होनी चाहिए ना, हमारी स्क्वाड्रंस मेंटेन होनी चाहिए कि भाई इतने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट होने चाहिए, कल को वॉर हो गई तो एयरक्राफ्ट चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं यूज़ करेंगे अब, क्योंकि बहुत नेक्स्ट जनरेशन आ गई, 3rd जनरेशन का है। ठीक है, और ये कहाँ का है, ये भाई यूके प्लस फ्रांस ने मिलके बनाया था, यूके और फ्रांस ने मिलके बनाया था। हाल का लाइसेंस है इसके लिए। हाल का लाइसेंस मतलब कि भाई जो HAL है हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो उसके अंदर अपग्रेडेशन कर सकता है। तो क्या करती है, टीम आती है, उन्हें सिखा के जाती है, तो ये सब चीज़ें। ऐसा ही लाइसेंस ना हमारा सुकोई Su-30 के लिए भी है कि भाई रिपेयरिंग अपग्रेडेशन हो सकती है उसमें। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये चीज़ें पता है, बहुत है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपना खुद का तेजस, इंडिजीनियस। ठीक है, इंडियन मेड हमारा पहला एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं। ये क्या है, बहुत स्मॉल है, लाइट फाइटर जेट बोलते हैं इसे, लाइट फाइटर। अरे क्या लिख रहा हूँ, फाइट पर जाना पड़ेगा सर आप। लाइट फाइटर। ठीक है, लाइट है, बहुत स्मॉल है, दिख रहा है यार आपको, कंपेयर करके देखो, वो तो कितने ग्रैंड बड़े हैं भाई। ये क्या है, स्मॉल है, लाइट फाइटर जेट है, स्मॉल साइज। और क्या है, ये भी मल्टी रोल है, ये भी मल्टी रोल है। ये क्या है, 4th जनरेशन है। ठीक है, बट स्टिल यार हमारे लिए प्राउड की बात है। देखो यार, इंडिया ने कहीं और ठीक है उस लेवल पर ग्रो नहीं करा वर्ल्ड के साथ, बट हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी में और स्पेस टेक में बहुत अच्छा ग्रो करा है। और रिसेंट डिकेड में हमने काफ़ी ग्रो कर लिया है, रिसेंट 2 डिकेड में कह सकते हो। यार देखो, जो बीच का पीरियड था ना इंडिया के लिए, वो लगा लो आप, मैं कौन सा पीरियड बोल रहा हूँ, 70s से लेके 90s तक, 2000 से जस्ट पहले। यार उसमें ना पॉलिटिकल केओस बहुत था। आपको कोई भी गवर्नमेंट हो यार, कोई भी गवर्नमेंट आए, स्टेबल तो रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज तो ला पाए ना। अब कभी भाई 12-12 दिन की सरकार रह रही है, ऐसे भी PM आए जिन्होंने पार्लियामेंट नहीं देखा, सरकार बनाने के बाद पार्लियामेंट सेशन तक नहीं पहुंच पाए, 12-12 दिन के PM। तो कैसे देश चलेगा, इसी चीज़ों में देश चलता रहेगा, क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स तो ऊपर से पॉलिसीज़ के ऊपर ही चलते हैं ना। वो खुद तो पॉलिसीज़ बना नहीं सकते, वो सजेस्ट करते हैं, उन्हीं की बनी पॉलिसीज़ होती हैं।
बट तो वो ही है, फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं भाई। ये देखो, अब तेजस MK2 आ रहा है ना, और लेटेस्ट एयरक्राफ्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं वो कौन सा है? 5th जेन, बताओ नाम। 4th जनरेशन है ये। और भाई इसके अंदर बस ये चीज़ें पता होंगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे ना एयरक्राफ्ट्स खत्म, ये कुछ और एयरक्राफ्ट्स हैं जो हमारे फाइटर से अलग है। ये सारे क्या थे? फाइटर थे। अब ऐसा नहीं है कि और भी हैं हमारे, जैसे कि हमारे पास एक है MiG-21 डीकमीशन हो चुका है एक तरह से, जहाँ जहाँ वो बचा हुआ है, कुछ शायद 2 या कुछ 10 बचे हैं MiG-21। सबकी अपनी अपनी डीकमीशन सेरेमनी होती है, तो उनकी रहती हैं बस। बाकी वो बेचारा जा चुका है, वो बहुत पुराना था यार, बेचारे ने बहुत साथ दिया है। अदर देन फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ये भी कुछ एयरक्राफ्ट हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, है ना, फ्यूल इंजेक्टिंग एयरक्राफ्ट होते हैं कि भाई फ्यूल भरना है, मिड एयर फ्यूल भरना होता है। और क्या होता है? VIP एयरक्राफ्ट, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, PM वगैरह ये सब ट्रैवल करते हैं, वो ये सब है। तो क्या हो सकता है? आपको दे सकता है कि विच ऑफ देम इज फाइटर, विच ऑफ देम इज ट्रांसपोर्ट, ऐसे करके दे सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये पता होना चाहिए भाई ये सारे ट्रांसपोर्ट हैं। और क्या कहते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये सारे ट्रांसपोर्ट है। ये एक बार देख लेना आप लोग, है ना, ये पूरा एक बार देख लेना, पूरा चार्ट, कौन सा कंट्री का है, कौन सा ट्रांसपोर्ट है। 2-3 बार गो थ्रू करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पे आते हैं। मिसाइल का भी बहुत शोर मच रहा था ना भाई, कि मिसाइल वगैरह, कोई हम यहाँ से ब्रह्मोस भी हमने शायद लॉन्च करी थी, वहाँ से भी एग्रेसिव आया था मिसाइल का, तो ये सब चीज़ें। तो पहली टाइप देखेंगे हम, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अब देखो, पहले थोड़ा सा समझ लो, 2 तरह की मिसाइल होती है हमारी। 2 तरह के, पहली बात लॉन्चिंग चीज़ें होती हैं, रॉकेट और मिसाइल। मिसाइल्स क्या होती हैं? मिसाइल्स फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल्स होती हैं। दे कैन डिटेक्ट द टारगेट डिटेक्ट करते हैं और वहाँ पे लॉन्च करते हैं। रॉकेट क्या है? रॉकेट के पास कोई सेंस नहीं है बेचारे के पास, सीधा जाता है, बस जला दो जाता है। तो मिसाइल्स में भी 2 तरह की होती है, बैलिस्टिक जो हम ये वाली हैं, और क्या होती है? क्रूज मिसाइल्स। तो बैलिस्टिक और क्रूज में क्या है? क्रूज मिसाइल ना एक पैराबोलिक पाथ लेती है कि भाई यहाँ से लॉन्च करी और ऐसे जाती है, ऐसे ग्रेविटी की हेल्प लेती है। देखो यहाँ पे कहीं आके बंद हो जाती है मिसाइल, उसके बाद अपने आप ग्रेविटी से चलती है। क्रूज मिसाइल ऐसी नहीं होती। क्रूज मिसाइल लो लेइंग होती है, धरती है तो धरती के पास ही उड़ती है तेज, ऐसे, मतलब इतने पास नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे पैराबोलिक पाथ नहीं बनाती। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जो और भी डिफरेंसेस हैं वो मैंने टेबल रखा हुआ आपके लिए, वो ध्यान देखेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल में हम सरफेस टू सरफेस देख रहे हैं कि भाई सरफेस से स्टार्ट हुई और सरफेस पे ही खत्म हो गई। देखते हैं, पहली मिसाइल है हमारी पृथ्वी। अब जो पृथ्वी है भाई, पृथ्वी क्या है? न्यूक्लियर टायरेट बनाती है। न्यूक्लियर टायरेट मतलब ये मिसाइल, पहली बात तो न्यूक्लियर है, ये पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर इसके अंदर एज अ न्यूक्लियर वेपन इसे यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर पेलोड। टायरेट मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के अंदर ये लॉन्च हो सकती है, तीनों लॉन्च कर सकते हैं। मतलब सॉरी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो मैं गलत वर्ड यूज करूंगा, मैं बोलूंगा लैंड, एयर और सी तीनों से यूज हो सकती है, तीनों से लॉन्च करी जा सकती है, लैंड, एयर एंड सी, इसीलिए इसे टायरेट बोलते हैं, तीनों से, ट्राइड, न्यूक्लियर ट्राइड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। शॉर्ट रेंज है भाई ये, शॉर्ट रेंज जैसे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ये रेंज है इसकी। ज़्यादातर ये ना एयर डिफेंस में काम आती है। शॉर्ट रेंज है। इसके 3 वर्जन है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। अरे यार, मैंने पीछे अपने ऊपर तो नहीं बना दिया कुछ, ठीक। 3 वर्जन है, पृथ्वी 1, 2 एंड 3। ठीक है सर। आर्मी एंड एयरफोर्स पे ये अभी एक्टिव है। जो नेवल है वो भी एक तरह से ट्रायल्स में है, बस आने वाली है अंदर। ठीक है, अभी जो हमारे पास है ये आर्मी एंड एयरफोर्स पे है, क्योंकि एयर डिफेंस में है, नेवी में भी जल्द आने वाली है। ठीक है सर, ये पृथ्वी के बारे में आपको पता होगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारी मिसाइल धनुष। अब ये है पृथ्वी जो हमारी नेवी के पास है, पृथ्वी नेवी वर्जन।
उसको धनुष नाम दे दिया बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सेम पृथ्वी वाले वो हैं ट्रेड्स इसके, बस पृथ्वी का नेवल वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारी अग्नि। तो ये किसकी इमेज है, ये रिसेंटली अभी अग्नि 5 जो हमने अभी रिसेंटली इसके ट्रायल्स कंप्लीट करे हैं उसकी इमेज है। यहाँ लिखा भी है अग्नि 5, रिपब्लिक डे पे शो हुआ था ये, ठीक है। अग्नि 5। अब अग्नि सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत कुछ। पहली बात तो क्या, जो अग्नि सीरीज है ये न्यूक्लियर है और मोस्ट एडवांस मिसाइल सिस्टम है हमारे इंडिया का अग्नि, ठीक है। न्यूक्लियर है सारी। ये कितने वर्जन है इसके, 6 वर्जन है, 6 वर्जन। अग्नि 1 2 3 4 5, अग्नि प्राइम, और हाँ अग्नि प्राइम अभी तक तो 6 हैं, 5 और अग्नि प्राइम, ठीक है। और भी आने वाले हैं इसके वर्जन। तो इस न्यूक्लियर है। रेंज क्या है इसकी, रेंज इसकी है मीडियम। सारे वर्जन कहाँ से लेकर है, मीडियम से लेकर इंटरमीडिएट तक, इंटरमीडिएट, मीडियम टू इंटरमीडिएट हैं इसके वर्जन। अब इसका मतलब क्या, ये जाती है कोई 1000 से लेके 5000 तक, इसके जो वर्जन है 5000 के आसपास तक जा सकते हैं। अब आप कहोगे सर 5000 जा सकती है तब भी इंटरमीडिएट है, क्योंकि भाई इंटरमीडिएट से नेक्स्ट जो है वो होता है इंटरकॉन्टिनेंटल, वो आता है 5500 पे। तो अभी 5500 नहीं पहुंची होगी, नहीं तो हम भी शौक से बताते भाई ये हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए अग्निस के बारे में। जो नेक्स्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है वो है आपकी अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम की फोटो मैंने ये दिखाई है आपको। तो अग्नि प्राइम के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको कि भाई अग्नि प्राइम न्यूक्लियर है, सारी अग्नि न्यूक्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या है, ये स्मॉल साइज है अग्नि प्राइम, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, अग्नि 5 अभी लॉन्च हुई है ना, प्राइम नहीं हुई, बट प्राइम के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि अग्नि बहुत न्यूज़ में थी। तो अग्नि प्राइम जो है ये स्मॉल इन साइज है, छुटकू वर्जन है, ठीक है। कैनिस्टर लॉन्च्ड है। कैनिस्टर लॉन्च क्या होता है सर, कैनिस्टर लॉन्च मतलब एक मोबाइल कैनिस्टर में ये फिट हो जाती है और फिर उसको कहीं से भी ऑन रोड या ऑन रेल ऐसा बोला जाता है जो कैनिस्टर लॉन्च है। भाई इस कैनिस्टर को ही उठा के ले जा रहे हैं, या तो रेल पे ले गए या रोड पे कहीं ले गए, वहीं से लॉन्च करवा दी। तो लॉन्चिंग पैड बनाने की प्रॉपर ज़रूरत नहीं है इसके लिए। लॉन्चिंग स्टेशन से जहाँ से लॉन्च होती है मिसाइलें, तो वहाँ से एकदम से गैस होती है, तो गैस इसे पुश देती है और ये हवा में उछल जाती है। तो आप इसकी वीडियो देखना, अग्नि प्राइम लॉन्च हवा में उछल जाती है और जंप स्टार्ट करती है एक तरह से। जंप स्टार्ट से फिर ये रिलीज होती है। इससे क्या होता है, क्विक लॉन्च होता है ना भाई, कि भाई एकदम से जंप स्टार्ट मिला इसे और हवा में ही इसका बूस्टर ऑन होता है, रॉकेट बूस्टर। तो उससे क्या जल्दी लॉन्च हो गई। एक तो बाकी मिसाइलें क्या होती हैं, जमीन से ही जब तक थ्रस्ट वहाँ तक नहीं उस लेवल तक नहीं पहुँचेगा कि मिसाइल उड़ने लगे तब तक उड़ती नहीं है। ये तो स्टार्ट ही जंप स्टार्ट से होती है, गैस इसको एकदम जंप देती हैं और ये चलने लगती है क्योंकि स्मॉल है। कैनिस्टर लॉन्च है, क्विक लॉन्च है, मोबाइल है, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं कि भाई या तो रोड से या रेल से, ठीक है। इसे बोलते हैं कैनिस्टर लॉन्च। और जो एक क्विक लॉन्च है ना, इसे कोल्ड लॉन्च बोलते हैं, कोल्ड लॉन्च, क्योंकि भाई इसमें हीट का यूज नहीं हो रहा है, गैस इसको पुश देती है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेल या रोड, रेल या रोड दोनों से हो सकती है, ठीक है सर। अब देखते हैं नेक्स्ट अग्नि प्राइम के बारे में। जो अग्नि प्राइम है ना यार, उसमें क्या है, वो भी कैनिस्टर लॉन्च्ड है बट उसके अंदर बड़ा कैनिस्टर होता है। कैनिस्टर लॉन्च 3 स्टेज है ये, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल। सर ये सॉलिड फ्यूल मतलब क्या भाई, ऐसा होता है जो रॉकेट्स होते हैं ना ज़्यादातर जो स्पेस में जाते हैं तो उसके अंदर लिक्विड फ्यूल भी यूज़ होने लगा आजकल, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। बट अभी तक मिसाइल्स वगैरह में सॉलिड फ्यूल ही यूज़ हो रहा है। 3 स्टेज पे 3 बूस्टर्स होते हैं, पहले एक खत्म हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे। कैनिस्टर लॉन्च्ड है ये भी, बट इसका कैनिस्टर बहुत बड़ा होता है। ये भी रोड या रेल से हो सकती है कैनिस्टर है। इसकी अप टू 5 इसकी रेंज है, अप टू 5000 किलोमीटर, बहुत बढ़िया सर। इसमें एक टेक्नोलॉजी है भाई, MIRV
आर भी नहीं, VR टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं मल्टी इंडिपेंडेंटली, वी क्या है, मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री। ठीक है, MIVR है ना, मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री, मतलब ये सिंगल ही मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसके अंदर से और छोटे छोटे मिसाइल्स निकलती हैं, कहीं गई हवा में, वहाँ पे देखा कि यार यहाँ से तो 3 वो आ रहे हैं रॉकेट, तो इसने अपने अंदर से 2-3 रॉकेट और दे दिए और तीनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसको बोलते हैं MIVR टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास पहली बार इसी मिसाइल में हमने इंट्रोड्यूस करी है, और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, और 5 देशों के पास थी। आप गैस भी कर सकते हैं वो कौन से देश है। देखो तभी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा दिमाग भी लगाइए, हर चीज़ पढ़ी नहीं जा सकती। मान लो पेपर में आ गया कि MIVR टेक्नोलॉजी किस किस के पास और है, तो भाई फॉर श्योर ये तो अभी तक मान के चलिए कि इंडिया पे ऐसी कोई अपनी बिल्कुल अलग टेक नहीं है कि भाई ये तो इंडिया का पेटेंट है। हाँ छोटे मोटे हैं बट बड़े लेवल पे नहीं है ना। तो अगर इंडिया पे कुछ है तो और दूसरे पे होगी। इंडिया इज नॉट दी फर्स्ट अभी नहीं बन पा रहा है, धीरे धीरे कैचअप करेंगे और बनेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। तो किस किस पे और होगी पक्का, भाई रशिया पे तो होगी, चाइना पे होगी, US पे तो होगी ही होगी, तो और ये फ्रांस पे भी है। तो इंडिया 5th कंट्री बना है, ठीक है ना, 5th कंट्री। तो ऐसे आप दिमाग में ध्यान रखिए कि यार अभी तक हम इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम फर्स्ट करने लगे। हाँ हम कैचअप कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस भगवान दुआ करेगा और हम लोग मतलब भगवान की दुआ से, बजरंग बली की दुआ से हम पहुंचेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ऐसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ पूछा जाए तो। ठीक है, और हमारे पास कुछ और मिसाइल्स हैं, ये सरफेस टू एयर। ठीक है, देखो ये मिसाइल्स हैं आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अंदर ये सीधा सीधा नाम याद रख लीजिए। इंडिया है, इंडियन है सारी ऑब्वियसली। रेंज देख सकते हैं, आकाश की देख सकते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है रेंज ध्यान रखने की, है मैंने डाली भी नहीं। एंटी टैंक मिसाइल है ये दोनों। आकाश NG ये क्या है, अभी अंडर ट्रायल में है, बन रही है, वैसे बन चुकी है बट अभी कमीशन नहीं करी। त्रिशूल मिसाइल है हमारी, ये सारी सरफेस टू एयर है, नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर स्ट्राइक करती है। ये है मेनली एयर डिफेंस के लिए, है ना, नीचे से जा रही है ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो एयर डिफेंस ही कर रही होंगी। तो इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं आप बस कि किन के पास है ये, है ना। और रेंज नंबर में याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कि मीडियम या फिर लॉन्ग रेंज। वैसे ज़्यादातर शॉर्ट या मीडियम ही है हमारे पास, लॉन्ग रेंज वाली तो इंटरकॉन्टिनेंटल हो जाती हैं। तो बस ये फैक्ट भी ध्यान रहेंगे ना, तो भी पेपर के अंदर चीज़ें क्रॉस कर पाओगे। पेपर में आ जाएगा ये लॉन्ग रेंज है, तो आपके दिमाग में रहेगा यार लॉन्ग रेंज तो है नहीं हमारे पास, वो इंटरकॉन्टिनेंटल होती हैं, तो उसको तो आप हटा ही दोगे ऑप्शन को। तो इसीलिए आराम से सुनो, और हर चीज़ रट के ही पेपर सॉल्व नहीं होता, बेसिक इंटेलिजेंस। ठीक है, बस इतना कि भाई ये सरफेस टू एयर है सारी, इंडिया की हैं ऑब्वियसली। किस किस के पास है, मीडियम रेंज है, वैसे तो सारी ही मीडियम रेंज हैं, कोई शॉर्ट भी है, शॉर्ट टू मीडियम रेंज है। ऐसे नाम ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है बैलिस्टिक चल रही हैं, क्रूज मिसाइल मत बोल देना। हालांकि हमारे पास क्रूज मिसाइल कुछ लिमिटेड ही हैं, 2 ही हैं अभी तक जो हमारे पास रनिंग है, तो उसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, 2 ही क्रूज मिसाइल है हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज़ और, 2 मिसाइल और हैं, उनके नाम और याद रख लेना। प्रहार ये भी सरफेस टू एयर है। प्रलय, आपकी प्रलय और शौर्य, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, इन्हें ध्यान रख लेना कि भाई ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं सरफेस टू एयर, ये ध्यान रख लेना, ये 3 मिसाइल्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आती है भाई हमारी वन एंड ओनली मोस्ट टॉक्ड अबाउट हॉट टॉपिक इन द मार्केट, ब्रह्मोस, क्योंकि हमने ब्रह्मोस यूज भी करी थी अभी। तो भाई ब्रह्मोस जो है, इसके बारे में किसको नहीं पता, इसको बारे में किसको नहीं पता। ये क्या है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है ना। इसकी स्पीड क्या है, 2.8 मैक से लेके 3 मैक तक। ठीक है, अच्छी खासी स्पीड है इसकी। बैलिस्टिक मिसाइल है,
बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है मैंने बता दिया, जो पैराबोलिक पाथ नहीं, सीधी सीधी जाती हैं और ग्राउंड में इतना ऊपर नहीं उड़ती, थोड़ा नीचे रहती हैं, और उसको इन द मिड एयर भी आप बोल सकते हो यहाँ जाओ वहाँ जाओ। और फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है इनके पास कि भाई एक बार टारगेट लॉक कर दो, उसके बाद भूल जाओ, अपने आप टारगेट तक पहुँच जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है, फास्टेस्ट एक्टिव क्रूज मिसाइल, ऐसा बोला जाता है। ऐसा फास्टेस्ट एक्टिव क्रूज मिसाइल बोला जाता है। इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। इंडिया एंड रशिया, सबको पता है बात, नहीं पता तो शर्म करो भाई, हंसो मत, शर्म करो। न्यूक्लियर है क्या ये, न्यूक्लियर वेपन इसके साथ अटैच हो सकता है? हाँ बिल्कुल न्यूक्लियर है भाई। ये आपका नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ये आपका लॉन्च कहाँ कहाँ से हो सकती है, हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है इसकी, लैंड से भी, सी से भी, एयर से भी और सबमरीन से भी। तो ये चीज़ देखना आप, चारों से लॉन्च हो सकती है हमारी ब्रह्मोस। एयर से किससे लॉन्च होती है ये, एयर से होती है Su-30 MKI से। ये भी ध्यान रखना, हैवी मिसाइल है तो हैवी एयरक्राफ्ट ही इसको लॉन्च करता है। ठीक है सर, इसकी रेंज क्या है अभी, इसकी रेंज है, वैसे तो जर्नल रेंज है 290 किलोमीटर्स, बट बाकी ब्रह्मोस की अभी और भी वर्जन्स हैं, जैसे कि एक और वर्जन है हमारे पास ब्रह्मोस का जो एक्टिव है। ऐसे तो ब्रह्मोस NG भी है हमारा, वो भी कमीशन नहीं हुआ है। तो ब्रह्मोस का हमारे पास एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है, ER एक्सटेंडेड रेंज, उसकी रेंज है आपकी कम से कम जाती है 800 तक। अभी जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है ये अभी आया नहीं है 100%, बट कह रहे हैं कि इतनी रेंज जाएगी एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की। तो 290 से हमारे पास फिर एक और है, कौन सी है हमारे पास, ब्रह्मोस NG। ब्रह्मोस NG ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, अभी मैंने बोला था नहीं है शायद, है हमारे पास, एक्सटेंडेड रेंज नहीं है अभी, ये अंडर ट्रायल्स है। ब्रह्मोस NG की क्या खास बात है, इसकी स्पीड ज़्यादा है भाई, 3.5 मैक है, 3.5। NG भी नहीं है शायद, आप एक बार चेक करना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या, हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, टीचर हूँ तो क्या। ठीक है, 3.5 मैक है, फायर एंड फ्रॉगेट तो ये सारी होती है। ठीक है, तो उसमें कोई नहीं। अब ब्रह्मोस के बारे में एक चीज़ और पता करो होगी आपको तो अच्छा रहेगा कि भाई ये 2 स्टेज, ये भी 2 स्टेज है। जैसे मैं बैलिस्टिक मिसाइल किसके बारे में बता रहा था, अग्नि 5 के बारे में, कि वो 3 स्टेज है, ऐसे ब्रह्मोस 2 स्टेज है। पहले तो लॉन्च के टाइम में बूस्टर एक्टिवेट होता है, फिर मिड में भी बूस्टर एक्टिवेट होता है। 2 स्टेज मिसाइल है। कौन सा इंजन है इसके पास, इसके पास जो भी जितनी भी आपकी क्रूज मिसाइल होती है सब में जेट इंजन होता है, तो इस पर भी जेट इंजन है। यार राइटिंग मेरी देख लेना थोड़ा सा ना, इतनी बुरी भी नहीं है वैसे। जेट इंजन है इसके पास भी। अब जेट इंजन कौन सा है, जेट इंजन भी अलग अलग तरह के होते हैं, रैम जेट, स्क्रैम जेट अभी मॉडर्न इंजन है एक, इंडिया उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो ब्रह्मोस का जो इंजन है ये रैम जेट इंजन लिक्विड फ्यूल यूज़ करता है ना। सॉलिड फ्यूल मतलब एयर ले रहा है हवा से ही, जब हवा में ट्रैवल कर रही है हवा से ले रहा है। लिक्विड फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन और एयर जो भी फ्यूल है वो लिक्विड में रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये क्या करती है, जैसे मिसाइल है लॉन्च होती है हवा में ऐसे करती है, और फिर मिड एयर में मिसाइल बहुत तगड़ी मिसाइल बनी है भाई, बच के रहिए भाई, अपने घर में जाइए दोस्त, बच जाइए उससे। तो ये मिसाइल लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद मिड एयर में क्रूज करने लगती है। मतलब रॉकेट इतनी पावर नहीं देता, क्या होता है गाड़ी या साइकिल या बाइक जब भी आप चलाते हो एकदम पावर दो से और फिर उसे छोड़ दो, पेडल मारना छोड़ देते हैं ना, साइकिल में ऐसे करते थे, हाथ छोड़ के ऐसे चलाते थे साइकिल, अपने आप क्रूज करती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये भी मिड एयर में इतना ज़्यादा पावर नहीं देती, स्टार्टिंग में बहुत पावर होती है, बीच में एक ही स्पीड पर क्रूज करती रहती है। तो ये जेट इंजन है, रैम जेट इंजन है, लिक्विड, ये पता होना चाहिए। ठीक है, लॉन्च के टाइम पे तो यार सभी सॉलिड बूस्टर यूज करते हैं, सॉलिड फ्यूल का बूस्टर, मतलब सॉलिड रॉकेट्स,
सॉलिड फ्यूल वाले रॉकेट लॉन्च के टाइम पे। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन पता है ना अगर, तो बहुत है आपके ब्रह्मोस के लिए। एक चीज़ और ब्रह्मोस से रिलेटेड ये करंट अफेयर है आपका, वो है कि आपका लखनऊ में अभी रिसेंटली लखनऊ में एक फैसिलिटी, एक आपकी फैक्ट्री टाइप ब्रह्मोस इंटीग्रेशन फैसिलिटी। पहले क्या होता था, ब्रह्मोस हमें पता है कि इंडिया रशिया ने बनाई है, दोनों के पास लाइसेंस है, दोनों बना सकती हैं। तो इंडिया में बनती तो थी बट अलग अलग साइट्स पे, कि भाई कुछ पार्ट्स कहीं असेंबल हो रहे हैं, फिर वो पार्ट्स बनने असेंबल होने से पहले बन कहीं रहे हैं, असेंबल कहीं हो रहे हैं, फिर फाइनल अप्रूवल कहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। जो लखनऊ में फैसिलिटी लॉन्च हुई है ना, सारा काम वहीं पे होगा, स्क्रैच से लेके एंड तक ब्रह्मोस मिसाइल पूरी निकल के आएगी वहाँ पे। पहले क्या हो रहा था, हैदराबाद से लेके जाओ चेन्नई, चेन्नई से लेके जाओ कहीं और, फिर लखनऊ लाओ, ये सब चीज़ें अब एक ही जगह पे पूरी फुल एंड फाइनल बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ब्रह्मोस एनजी, हाँ ब्रह्मोस एनजी अब हमारे पास है नहीं, ये 100% मैं बोल रहा हूँ, मेरे को याद आ गया, है नहीं अभी, ट्रायल्स में है, धीरे धीरे आ जाएगी। एक्सटेंडेड वर्जन हमारे पास है, उस पर हम काम है हमारे पास, ये अभी नहीं है। तो लखनऊ में फैक्ट्री आई है, लखनऊ में प्लांट आया है। कहाँ है? लखनऊ के सरोजनी नगर में, सरोजिनी नगर, दिल्ली वाला सरोजनी नगर नहीं है भाई, घर में कहने लगो बहन से या मम्मी से, वहाँ तो जी ब्रह्मोस बन रही है, आप वहाँ क्यों जा रहे हो कपड़े खरीदने, है ना। तो लखनऊ वाला सरोजनी नगर है, यहाँ वाला सरोजनी नगर तो फेमस है भाई, लड़कियाँ वगैरह 100-200 के टॉप लाती हैं, लड़कों पे तो पैसे ही नहीं होता, क्या ही लाएंगे, इतने हरामजादे होते हैं लड़के, पूछो ही मत बस। ठीक है, एक और मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, मैंने कहा था 2 क्रूज मिसाइल एक्टिव है हमारे पास, वो है निर्भय क्रूज मिसाइल। सब सोनिक है ये, सब सोनिक मतलब सुपरसोनिक कौन सी होती है जो साउंड की स्पीड से तेज जाती है, सुपरसोनिक, ये सब सोनिक है, साउंड की स्पीड के आसपास ट्रैवल करती है। ठीक है, और पर न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती है, न्यूक्लियर पेलोड। चाहे कोई कितना भी एडवांस हो, इंडिया हमेशा ट्राई करता है कि इसके साथ न्यूक्लियर वेपन जरूर अटैच हो जाए, कल को यूज़ करना पड़े, ये ना हो कि हमारे पास लिमिटेड वेपन्स ही है जिनके साथ न्यूक्लियर पेलोड डाल सकते हैं। ज़्यादातर मेरे को लगता है कि सबके साथ ही कर देंगे धीरे धीरे, अभी तक तो है काफ़ियों के साथ। तो एयर टू एयर और भी मिसाइल्स हैं हमारी, ये देखो, तो बस इसमें ये ध्यान रखना है, ये सारी मिसाइल्स क्या हैं, एयर टू एयर मिसाइल है, ये ध्यान रखना है। मीटियोर, पाइथन, ये सारी क्या है हमारी एयर टू एयर मिसाइल है। अब अच्छा ठीक है, तो ये सारी एयर टू एयर मिसाइल है, ऐसे ध्यान रखना है, इनका नाम आती है एयर टू एयर है। इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में देखो जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बियॉन्ड विजुअल रेंज है, थोड़ा बहुत देख सकते हो, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन से प्लेटफॉर्म से अटैच्ड है, कौन से एयरप्लेन से, नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि एयर टू एयर है, रेंज देख सकते हो सबकी, थोड़ी बहुत, नंबर्स पे नहीं जाना, बस ये कि मिड है या फिर लॉन्ग रेंज है। ठीक है, बस इतना याद कर लोगे बहुत है। ओरिजिन देख सकते हो कि कहाँ की मिसाइल है, इंडियन ओरिजिन है, ये तो इंडियन है, ये इंडियन नहीं है, फ्रांस की है, ये भी इंडियन नहीं है, पाइथन इजराइल की है, ये भी ध्यान रखो। ठीक, पानी पी लेता हूँ, पानी तो मैं भी पी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, ये देखो ब्लैक एंड वाइट कर रखा है, ये देखो बैलिस्टिक और क्रूज के बीच में मैंने कहा था ना एंड में डिफरेंस बताऊंगा, टेबल रखा हुआ है, तो ये रहा। बैलिस्टिक एक पैराबोलिक पाथ ऐसे फॉलो करती है ट्रेजेक्टरी, एक्सोस्फेरिक एंड देन री एंटर्स। देखो इसका फिनोमिना क्या है, यहाँ से बहुत ऊपर जाएगी, मतलब एटमोस्फेयर से कहीं ना कहीं, जो मतलब ट्रोपोस्फेयर से कहीं ना कहीं काफ़ी बार बाहर भी चली जाती है और फिर अंदर आएगी, तो इसलिए बोलते हैं एटमोस्फेरिक। पहले बाहर जाती है, एक्सो एटमोस्फेयर, पहले बाहर जाती है फिर एंटर करती है, सारी ऐसी नहीं होती, तो बहुत ही एडवांस होती हैं वो एक्सो एटमोस्फेयर में जाती है। अभी हम एक्सो एटमोस्फेयर वाली को, जो 100% एटमोस्फेयर से बाहर चली जाए, ये तो चलो ट्रोपोस्फेयर वगैरह से बाहर जाती है, जो अभी वाली हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं, जो बिल्कुल सारे ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर,
आइनोस्फेयर सबसे बाहर चली जाए अर्थ के बाहर और फिर अंदर आए, वो हम डेवलप कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल तो भाई एटमोस्फेयर के अंदर ही पता है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती हैं, बता रहा है। प्रोपल्शन, बैलिस्टिक रॉकेट इंजन यूज करती हैं, क्रूज मिसाइल जेट इंजन, अभी बताया मैंने। स्पीड बैलिस्टिक की ज़्यादा होती है ना, एक तो रॉकेट इंजन है उनके पास और स्पीड उनकी ज़्यादा होती है 5 मैक से प्लस, इनकी थोड़ी कम होती है। सुपरसोनिक तो होती है बट थोड़ी कम। रेंज अच्छी खासी रेंज है बैलिस्टिक की, क्रूज की इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर शॉर्ट रेंज की ही होती है। एक्यूरेसी भाई इसकी इतनी नहीं होती बैलिस्टिक की, क्रूज की ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, हाई एक्यूरेसी, फायर एंड फॉरगेट टाइप भी होती है ये, बैलिस्टिक फायर एंड फॉरगेट नहीं होती। न्यूक्लियर ये भी होती है, न्यूक्लियर ये भी होती है। डिटेक्शन बैलिस्टिक का डिटेक्शन आसान है, डिटेक्ट करना बैलिस्टिक मिसाइल को आसान है, क्रूज मिसाइल को हार्डर है, बट इसको न्यूट्रलाइज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि यार बहुत बड़ी इन साइज होती है, बहुत स्पीड से आ रही होती है, इसको न्यूट्रलाइज करना आसान है। यार मेरे क्या आ गया, इसको इजी टू न्यूट्रलाइज, यहां लिख देता हूं, इजी न्यूट्रलाइज मतलब काम खत्म करना है, इजी टू न्यूट्रलाइज मतलब इनको क्या बोलो, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय। अगर एक बार एनिमी को पता चल गई, वैसे डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होती हैं ये कि पता नहीं चलती, पता चल गई तो उसको आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बहुत आराम से भी नहीं बट इसके कंपैरेटिवली आराम से। तो ये डिफरेंस है, पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में काम आ सकता है। अब हम बात करते हैं अपने एयर डिफेंस की, जिसकी बहुत तारीफें हो रही थी, होनी भी चाहिए, है ना। तो एयर डिफेंस में हमारे क्या क्या आता है। अब मैं कुछ चीज़ों के नाम लिखूंगा यहाँ पे जो बहुत न्यूज़पेपर में आ रहे थे, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में आ रहे थे, उसको हम किसी चीज़ से रेट नहीं करेंगे, बस इतना पता रहेगा कि यार ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में है। रेडार्स हैं कुछ, स्वॉर्ड फिश रेडार्स डिटेक्ट करते हैं रेडार के कोई चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। हमारा एक नेत्रा सिस्टम है, ये भी रेडार का सिस्टम है, डिटेक्ट करता है और न्यूट्रलाइज भी करता है, इसको बोलते हैं AEW&C, नेत्रा सिस्टम बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर एक हमारे IL-76 इजराइल के, ये भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के पार्ट है। तो ये तीनों चीज़ हो गई, जैसे इनको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के पार्ट हैं, कहाँ से हैं, इजराइल वगैरह के। एक और चीज़ है भाई आपका आर्मी की, आर्मी का एक सिस्टम है, आर्मीज आकाश तीर सिस्टम, ये भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान रहेंगी, पूछ लिया कल को कि भाई हमारे एयर डिफेंस में है कि नहीं, कहाँ पे है एयर डिफेंस में, एयरफोर्स में है, ऑब्वियसली एयरफोर्स का ही पार्ट है, ये वाला आर्मी का है, मैंने बता दिया। तो ऐसे पूछ सकता है, कुछ भी पता होना चाहिए। एक और है भाई, एक और देख लो, नेवी का भी एक डिफेंस सिस्टम है, त्रिगन, ठीक है। तो मेरे ऊपर आ रहा है क्या, हाँ सर आपने तो हद ही कर रखी है, पता ही नहीं कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो। हाँ मैं नहीं पढ़ना, मत पढ़ो भाई ठीक है, मत पढ़ो भाई, ये छोटी मोटी चीज़ चलती रहती है, ठीक है। नेवी का त्रिगन, ये सारी चीज़ ध्यान रहेंगी तो बहुत मज़ा आएगा। डिफेंस की बात हो रही है तो हमारा एक और सिस्टम है भाई, हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम, नेविक क्या है, इंडियाज इंडिजीनियस सैटेलाइट सिस्टम, इंडिया का खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन थ्रू कॉन्स्टिलेशन, ऐसा नाम है, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ऐसे फुल फॉर्म है शायद इसकी, मुझे भी नहीं याद आ रही, बताओ यार एक बार क्या है इसका, है ना। तो नेविक हमारा खुद का देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें, क्या ये जीपीएस से चलता है, नहीं, जीपीएस से गूगल मैप्स चलता है, वो यूएसए का है, हमारा नेविक खुद का है, जीपीएस वगैरह कुछ नहीं है इसमें। नेविक के बारे में क्या पता होना चाहिए सर, नेविक के बारे में ये पता होना चाहिए, इसको ब्लैक करता हूँ,
नेविक के बारे में ये पता होना चाहिए कि भाई इंडिया मेनलैंड से बियॉन्ड बियॉन्ड रेडी ठीक था, बियॉन्ड इंडिया इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर हटके इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। एक तो ये पता होना चाहिए। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं, 7 सैटेलाइट्स हैं इस सिस्टम में। हमारे पास टोटल 7 सैटेलाइट्स, और ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ये दोनों चीज़ पता होंगी। तो इसका फुल फॉर्म मुझे एक बार कमेंट में बताओ ज़रूर, फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, है ना। मैंने बता दिया। जो एक कोई चीज़ मिसिंग होगी, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ऐसा कुछ है। तो ये दोनों चीज़ पता होंगी तो अच्छा रहेगा आपको नेविक के बारे में। ऑब्वियसली हमने नेविक टेक्नोलॉजी यूज़ करी होगी 100%। डिटेक्शन जो हम एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पा रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ है, अपनी खुद की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से। पाकिस्तान भाई पे तो कुछ नहीं है, चाइना से लेता है वो इनपुट्स के कहाँ क्या चीज़ है, फिर वो काम करता है। देखो यार, हमें ना अपने आप को पाकिस्तान से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए बिल्कुल, मतलब कौन डाउनग्रेडेड लोगों से कंपेयर करे, रोटी है नहीं उनके पास। मैं हेट नहीं फैला रहा, बट ये रियलिटी है। हमें कंपेयर करना चाहिए अपने आप को यूएसए से। यूएसए तो बहुत बड़ा हो गया, बट चाइना से करो, रशिया से करो, यूएस से करो यार, ऑब्वियसली करो, तभी बड़े बनेंगे ना हम। और क्या है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में? देखो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बोला गया है। तो ये देखो, ये है इसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, क्लोज रेंज। तो ऐसे देखो फर्स्ट लेयर के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो डिटेक्टर्स हैं, ड्रोन्स वगैरह उड़ाते हैं हम, देख कुछ है तो नहीं, और हमारे रेडार्स वगैरह हैं। उसके अंदर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्ट होता है भाई। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, फिर उसका मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, क्लोज वेपन्स, ठीक है। देखो इंटरसेप्टर, ये हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं कि भाई कुछ चीज़ इंटरसेप्ट होगी तो एयरक्राफ्ट्स इस लाइन में। ये देखो लेयरिंग है, मल्टीपल लेयरिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट लेयर से कि भाई जो हमारी फर्स्ट लेयर है, देखो आप ऐसे लेयर वाइज याद नहीं रखना, बट आपको ढंग से समझ आए मैं इसलिए बता रहा हूँ लेयर वाइज। फर्स्ट लेयर हमारी बोलते हैं एंटी ड्रोन। ज़्यादातर उसके अंदर हम एंटी ड्रोन सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, लेजर्स। देखो सिर्फ और सिर्फ रॉकेट तक ही नहीं रह गई आज की डेट में डिफेंस। हाई एनर्जी बीम्स, हाई एनर्जी लेजर्स जो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एक तरह बहुत हाई एनर्जी आयोनाइज्ड लेजर्स होती हैं जो डिस्ट्रॉय कर देती हैं एनिमी वेपन्स को। वो हमारी देखेंगे डिफेंस करंट इसी में इंक्लूड कर रखा है, एक हमने रिसेंटली इंक्लूड करी है अपनी फोर्सेस में। क्या क्या होते हैं इस फर्स्ट लेयर एंटी ड्रोन में? एंटी ड्रोन्स के लिए है ज़्यादातर, ये ऐसा नहीं सिर्फ ड्रोन्स के लिए, ज़्यादातर एंटी ड्रोन्स के लिए क्या होता है इसके अंदर? जीपीएस होता है भाई इसके अंदर, जो कि आपका जीपीएस नहीं होता, लेजर से एकदम डिस्ट्रॉय करते हैं ड्रोन्स को। और क्या करते हैं? जीपीएस स्पूफिंग, जीपीएस स्पूफिंग और जीपीएस जैमिंग। मतलब या तो आने वाली कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ को जीपीएस स्पूफिंग से पागल बना देंगे, स्पूफ कर देंगे। स्पूफ मतलब पागल बनाना, कि भाई ऐसे सिग्नल्स भेजेंगे, उसे लगेगा हमारे यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, तो पागल होकर दर दर भाग जाएगा। या फिर जैमिंग, या फिर बिल्कुल जैम ही कर दो उसके सिग्नल्स, ऐसे जैम कर दो कि उसे पता ही ना चले कहाँ जाना है, पीछे से रिसीविंग ही ख़त्म कर दो। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर ऐसे काम करती है। और हमारी फर्स्ट लेयर में क्या ध्यान रखा रहता है कि भाई जो शॉर्ट डिफेंस, शॉर्ट रेंज के वेपन्स होते हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट रेंज वेपन है ये, इनको बोलते हैं मैन पैड्स। मैन पैड्स मतलब मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम। मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम, ऐसा पोर्टेबल सिस्टम्स होते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एयर। ज़्यादातर काम किसके लिए आते हैं? हेलीकॉप्टर्स के लिए, ड्रोन्स के लिए, बट ये एयरक्राफ्ट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब हम इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास रशियन मेड इग्ला सीरीज है, इग्ला एम एंड इग्ला एस, ऐसे दिखते हैं मैन पैड्स। और कौन कौन से मॉडल हैं? एम और एस। एस हमारा सबसे लेटेस्ट है, एस हमारा सबसे लेटेस्ट है ये हमारे पास।
रशियन है ये दोनों, तो पूछ सकता है, तो रशियन है ये दोनों, काफ़ी शोर है मैन पैड्स का ना, पूछ भी सकता है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं सेकंड लेयर की। आगे कुछ है तो नहीं, सेकंड लेयर की बात करते हैं हम। ये रही सेकंड लेयर हमारी। इसमें क्या क्या आता है आपका, आकाश मिसाइल। अब आकाश मिसाइल मैंने बताया था सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो मैंने तभी बोल दिया था ये एयर डिफेंस में ही काम आते हैं ज़्यादातर। आकाश मिसाइल में खासकर एक बात है, ये EECM है इसके पास, ECCM सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर, ECCM। मतलब क्या होता है कि डिफेंस सिस्टम्स जो होते हैं ना, मान लो कि कोई मिसाइल आ रही है, वो मिसाइल इलेक्ट्रॉनिकली उस इक्विप इतनी ज़्यादा है कि आपके डिफेंस सिस्टम को भी माल फंक्शन कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स वेव भेजकर। जैसे कि GPS जैमिंग, GPS स्पूफिंग की बात करी हमने, तो आपका डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा, वो मिसाइल अटैक करके चली जाएगी। या फिर ड्रोन्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी आ रहा है, एयरप्लेन्स आ रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ऐसा। तो ऐसी मिसाइल्स ECCM के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के उस इलेक्ट्रॉनिक को भी, काउंटर को भी क्या कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं, उसको भी हम काउंटर कर देंगे, उस चीज़ से हम बच जाएंगे। इसलिए काउंटर मेजर बोलते हैं इसे, कि भाई हम आपकी जैमिंग और स्पूफिंग्स में नहीं आने वाले, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये आकाश मिसाइल्स किसके पास हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास एंड आर्मी के पास भी हैं। ठीक है, जैमिंग और स्पूफिंग से बचाता है। स्पाइडर मिसाइल्स ये किसकी है, इजराइल की। स्पाइडर पूरा डिफेंस सिस्टम ही है। स्पाइडर डिफेंस सिस्टम में दो तरह की मिसाइल होती हैं इस डिफेंस सिस्टम में, P फॉर पाइथन एंड ये D फॉर है डेब्री, डेब्री। ठीक है, स्पाइडर सिस्टम में ये दो मिसाइल काम करती हैं, ये इजरायली सिस्टम, ध्यान रहेगा सर। ये हमारा सेकंड लेयर है कि भाई थोड़ा दूर भेजना है डिफेंस को। ठीक है सर, थर्ड लेयर में हमारी बैराक और 8 मिसाइल सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। ये DRDO और इजराइल ने मिलके बनाए हैं, ठीक है। इसका हमारे पास नेवल वर्जन भी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगी। देखो वैसे तो उस लेयर के अंदर इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, सेकंड लेयर में भी बहुत चीज़ें हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, जो न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं उनको पढ़ना है बस, ठीक। फोर्थ लेयर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका S-400 सुदर्शन। हमने इंडियन नाम क्या दिया है, सुदर्शन चक्र, S-400 सुदर्शन चक्र। भाई ये अपने आप में बहुत ही एडवांस सिस्टम है। ये खुद सिस्टम एक साथ, क्या ध्यान रखना है इसके बारे में कि भाई इट कैन ट्रैक, इसके रेडार्स जो हैं ट्रैक 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है कि भाई ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, एंड एक साथ इंगेज हो सकता है 36 टारगेट्स से इंगेज कर सकता है, मतलब उनको अटैक कर सकता है एक साथ साइमल्टेनियसली। ये सब साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है ना। तो इतना पावरफुल सिस्टम है भाई ये, इसके बारे में ये चीज़ पता होगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। रशिया से लिया है, सबको ही पता है, नहीं पता तो शर्म करो, हंसो मत, शर्म करो। रशिया से हमने ये सिस्टम लिया है, ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। हमारे पास इस सिस्टम में अभी हमारे पास टोटल 3 है, टोटल 3 है हमारे पास, 2 और आनी है, 2 more to come, है ना। 2 और आने हैं हमारे पास, बाकी उसके अलावा अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। इतना तो हुआ है, टोटल 3 है, 2 और आनी है। अब कौन कौन से टारगेट ये एंगेज कर सकता है, ऑल टाइप ऑफ टारगेट से लड़ सकता है। टाइप ऑफ टारगेट मतलब ड्रोन्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, एयरक्राफ्ट हो गए, है ना, हेलीकॉप्टर हो गए, सबसे एंगेज कर सकता है, इतना पावरफुल है। अपने आप में पूरा सिस्टम है, ध्यान रखना कि भाई इसके अंदर रेडार्स भी है, अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम, पूरा रेडार्स वगैरह, इसका कंट्रोल सेंटर है, ठीक है।
ये चीज़ इसके बारे में पता होंगी तो बहुत ही मज़ा रहेगा। तो ये क्या है, हमारी 4th लेयर है। तो ये बहुत लॉन्ग रेंज है, काफ़ी लॉन्ग रेंज तक ये डिटेक्ट कर सकता है। और 4th लेयर में क्या है, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी तो एंगेज करेंगी जाके। तो हमारी पृथ्वी, जो कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग हमारी डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल है पृथ्वी। ये पढ़ चुके हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो ये इसी का पार्ट बनाती है। और देखते हैं आगे क्या है, ड्रोन्स बहुत ही न्यूज़ में थे, तो इसलिए ध्यान से सुनो उनके बारे में, ठीक है। दोनों साइड्स ने देखो क्यों फुल फ्लेज वॉर क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि भाई मिलिट्री बेस पे अटैक करना है तो वहीं होगा। अगर भाई सिविलियंस मरने लगते ना, दोनों साइड ज़्यादा मरे तो अब भी हैं, बट ज़्यादा मरने लगते ना तो वॉर हो जाती, क्योंकि हमारे पास ड्रोन्स हैं, प्रिसीजन मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं। तो ड्रोन्स का यूज़ हुआ। ड्रोन्स क्या एक तरह से सॉफ्ट वेपन बोल लो यार इन्हें। कामेकाजे ड्रोन्स आर सॉफ्ट वेपन। कामेकाजे ड्रोन्स कौन से होते हैं, जो जाके टकरा जाते हैं और फट जाते हैं, कोई भी सुसाइड ड्रोन्स। उससे ज़्यादा डैमेज नहीं होता, देखा हमने वीडियोस में कि आदमियों के आसपास भी फट गए, ऊपर भी फट गए, तो मरे नहीं, बस जला हुआ था। खैर वो भी गलत है। इससे क्या होता है, दोनों साइड मजबूर नहीं हो जाती, इतनी ज़्यादा इंस्टिगेट नहीं होती कि अब तो अटैक करना ही पड़ेगा। दोनों को पता है कि फुल फ्लेज वॉर में दोनों का बहुत नुकसान है। तो ड्रोन्स देखते हैं, 2 तरह के होते हैं यार ड्रोन्स ब्रॉडली, कॉम्बैट ड्रोन्स और आपका सर्वेलेंस ड्रोन्स बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इंडिया के पास कौन कौन से हैं। कॉम्बैट में हमारे पास है सबसे ज़्यादा एडवांस हिरोन्स टीपी, जो हमने इजराइल से लिए हैं, ठीक है। हमारे पास अपना खुद का है घातक, इंडियन मेड। अब ये घातक अंडर डेवलपमेंट है भाई, अभी 100% नहीं आया है। ये क्या है, यूएवीज है। कॉम्बैट कौन कर सकती है, यूएवीज। एक तरह से ड्रोन नहीं होते, यूएवीज होती हैं, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स। एक तरह से छोटे एयरक्राफ्ट समझ लो, काफ़ी छोटे, जिनमें कोई पायलट नहीं है। रिमोट से आप अटैक कर सकते हो, प्रेसिजन स्ट्राइक कर सकते हो, तो बहुत पावरफुल है, ठीक है भाई। घातक बन जाएगा तो काफ़ी सही रहेगा। सर्वेलेंस में अपने पास कौन कौन से हैं, तपस, ये भी इंडियन मेड ही है, रुस्तम, ये भी इंडियन मेड ही है, और हिरोन, ये तो एक सर्वेलेंस वर्जन भी आता है इसका, अटैक वर्जन भी आता है, ये पता है हमें, इजराइल है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि इंडिया के पास कौन कौन से ड्रोन्स हैं। अपने पास एक और कैटेगरी होती है सुसाइड ड्रोन्स, उसको कामिकाजे ड्रोन्स भी बोलते हैं। तो स्पेलिंग नहीं पता कामिकाजे की, ऐसा कुछ है, कामी, एक बार कमेंट में डाल दो अगर आपको पता है तो। कामिकाजे ड्रोन्स ये सुसाइड कर लेते हैं, जाके फट जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं, दूसरों को, उनका काम यही होता है। इंडिया के पास ये कौन कौन से हैं, नागस्त्र, वॉरमेट, क्या नाम है सर, वॉरमेट कहाँ का है, पॉलिश मेड है, पोलैंड का, पॉलिश से भाई कुछ जूते में साफ करने लग जाना, है कंट्री है। स्काई स्ट्राइकर, क्या नाम है, ये कहाँ का है, ये हमने खुद बनाया है इजराइल के साथ, विद इजराइल। अब देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमने खुद बनाई है और कौन सी चीज़ बाहर से ली है, ठीक है। तो ये हमने इजराइल के साथ बनाया है भाई। यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया आ रहा है, आगे भी आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब एक ड्रोन्स, हमारे एक तरह के ड्रोन्स अगर दिमाग में सवाल उठता है, MQ-9B ड्रोन सर बहुत सुना हमने, ये है क्या अपने पास यार, ये USA के हैं, इनकी डील साइन हो गई है, फाइनल डील वगैरह सब साइन हो गया है। अब इनकी डिलीवरी का नहीं पता, क्योंकि आप सबको पता है क्या हाल चल रहा है इंडिया और US का, थोड़ा सा लोएस्ट इन द डिकेड, या फिर डिकेड और 2 डिकेड रिलेशनशिप लोएस्ट में है, डिकेड और 2 डिकेड में। यार आपकी जियो पॉलिटिक्स में रिलेशनशिप ऊपर नीचे चलती ही रहती है, कुछ ही रिलेशनशिप है जो कांस्टेंट रही है आज तक, इंडिया रशिया की कह सकते हो।
बट यूएस का तो यार ऐसा ही है, वो बड़ा सेल्फिश नेचर है। आप बहुत पास्ट में जाके देखोगे तो हमेशा से कभी किसी का तरीका कुछ और होता है, इस बार ऐसे कर रहे हैं तो पता नहीं देंगे नहीं देंगे। मुझे तो नहीं लगता अभी देंगे जब तक क्वेरीज नहीं रिजॉल्व हो जाती ये सारी। अब देखते हैं, पाकिस्तान ने भी बहुत ड्रोन्स यूज़ करे थे, खुद पे तो भाई नहीं है ड्रोन्स, बेचारा गरीब है। तो कहाँ से लिए थे? टर्की से लिए थे। कौन कौन से ड्रोन्स हैं? अटैक ड्रोन है, एक सोनार, एक यूएवी है। पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, बस इतना ध्यान रखोगे, सोनार, पूरा नाम कुछ और ही है। सोनार, ये टर्की, पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है नाम। ये एक तरह से अटैक ड्रोन है। बाइकर, ये भी टर्की का ड्रोन है। इनका एक खुद का भी ड्रोन है, शाहपर, पता नहीं कैसा ड्रोन है शाहपर। ये पाकिस्तान का ड्रोन है। ये सारे ड्रोन्स पूछ सकता है कि ये ड्रोन्स कौन सी कंट्री के हैं, क्या इंडिया के हैं, आपको मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे बताऊं तो यार और भी हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास है यार, ये एक हमारे पास था, हाँ, ये मिसाइल हो गई, जैसे कि एक गौरव, मिसाइल का नाम है गौरव। ये अभी रिसेंटली ही हमने ट्रायल्स वगैरह करे हैं इसके। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है कि भाई वैसे रॉकेट बॉम्ब्स होते हैं, रॉकेट उनको पावर देता है। इसमें क्या है, एक बार लॉन्च के बाद इसमें पावर नहीं है। इट इज़ अ रॉकेट, मिसाइल नहीं है, एक तरह से रॉकेट कह सकते हो उसे। इसमें नो पावर, ग्लाइड करता है बस। स्टार्टिंग फेज में पावर है, रॉकेट में बूस्ट दिया, उसके बाद छोड़ दिया, ग्लाइड करता हुआ, हवा में तैरता हुआ। पतंग वगैरह ग्लाइड करती है ना, जब कट जाती है ऐसे करके, तो ऐसे तैरता हुआ जाता है, स्ट्राइक कर देता है। बट स्पेशल बात क्या है, लॉन्ग रेंज है भाई ये, तो थोड़ी स्पेशल बात है कि लंबी रेंज तक ग्लाइड कर सकता है। इट हैज़ नो पावर, है ना, तो इसलिए नो फायर एंड फॉरगेट नहीं है इसके अंदर कुछ। एक बार टारगेट सेट कर दिया, वहीं जाके गिरेगा, चाहे टारगेट वहाँ से मूव हो गया या नहीं। ठीक है सर, आगे देखते हैं हम। यार ये देखो MK2A। अब देखो ये ना हमारे करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। हमारी जो बेसिक हमें पता होनी चाहिए थी एग्जाम में आने वाली डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, वो हमने ले ली। अब आप कहोगे सर ये आर्मी और नेवी के बारे में कुछ बताया नहीं। जो भी चीज़ें हैं वो आगे हैं, बताऊंगा, बट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं यार। डेली तो मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन इतने बड़े लेवल की होती नहीं, तो क्यों ना आप अपना टाइम वहाँ लगाओ ना। पढ़ने को तो यूएस की भी पढ़ लो कि यूएस में क्या क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या, कोई फ़ायदा नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं 95, 98%, 99% तक कह सकता हूँ उसी में से आएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। एक नया वेपन अभी हमने ट्रायल ख़त्म करे हैं, बहुत ही पावरफुल वेपन है MK2A, लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी। तो मैं बता रहा था ना कि हम एक, अब तो वेपन्स सिर्फ मिसाइल और एयरक्राफ्ट तक नहीं रह गए हैं, आपकी लेज़र वेपन्स भी आ गए हैं। लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेज़र छोड़ता है जिससे जो भी टारगेट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इंडिया ओनली 4th कंट्री टू डू इट, ओनली 4th कंट्री जिसके पास ये है। यहाँ पे तो भाई हमने फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया। किसके पास होगी? ये होगी चाइना, रशिया, USA, फिर इंडिया। ये सबको एंगेज कर सकता है। किस किस को डिस्ट्रॉय कर सकता है? ड्रोन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट, सबको कर सकता है। एयरक्राफ्ट, है ना, सबको एंगेज कर सकता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, आगे बताओ, आगे बताते हैं। भार्गव अस्त्र, भाई ये भी हमने अभी रिसेंटली इसके ट्रायल करे हैं। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, रॉकेट्स होते हैं और मिनी मिसाइल। मैं बता रहा था आपको रॉकेट और मिसाइल के बीच में क्या डिफरेंस है, कि रॉकेट को छोड़ दिया और एक डेस्टिनेशन में जाके गिरेगा जहाँ पे मैथ लगाइए कि ऐसे अपनी एनर्जी से गिर जाएगा।
रॉकेट्स जो मिसाइल्स होती है वो कहीं ना कहीं आप उनको ड्यूरिंग देयर पाथ कंट्रोल कर सकते हो, उनका पाथ कंट्रोल कर सकते हो, है ना। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी होती हैं कि भाई अगर एक बार लॉक कर दी एयरप्लेन्स एयरक्राफ्ट के पीछे तो एयरक्राफ्ट कहीं भी जाए उनके पीछे पीछे जाएंगी, ऐसी मिसाइल्स। तो दोनों चीज़ें, रॉकेट भी हैं और मिनी मिसाइल भी हैं, और ये ड्रोन्स के लिए स्पेशली, ठीक है, ध्यान रखेंगे सर। रुद्रास्त्र, ये रुद्रास्त्र क्या है? इट इज़ अ UAV। अब देखो 99.9% जो भी डिफेंस रिलेटेड वर्क होता है वो DRDO करता है, बट इसका स्पेशल है आपके लिए। और सारे क्वेश्चन इससे प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए भी बता रहा हूँ, इंडिया में कोई भी चीज़ बनती है 99% DRDO के थ्रू बनती है। टेक्नोलॉजी, एयरप्लेन्स वगैरह हाल भी बनाता है, शिप्स वगैरह और कंपनीज वो बनाती हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, आपका मडगांव डॉकयार्ड, ये सब। बट टेक्नोलॉजी ये सब DRDO बनाता है। बट ये देखो ये UAV है, ये आपके उसने नहीं बनाई, किसने? आपके DRDO ने नहीं बनाई, ये बनाई है आपकी एक डिफेंस कंपनी ने, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसने बनाई है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 1 मिनट यार, ये ना हिल बहुत रहा है, 1 मिनट इसे अपने आप को बंद करूं, ठीक है। ये इसने बनाया है, ये आप ध्यान रखोगे, इट इज़ अ UAV, ठीक है सर। आगे बताओ सर। हाँ ये देखो इम्पॉर्टेंट है भाई, हमारी 2 नेवल शिप्स INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, एक के बाद एक आपकी नेवी को दे दी गई है और ये कमीशन हुई है। इसके बारे में आपको बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या भाई, ये दोनों शिप्स आती हैं हमारे प्रोजेक्ट 17A के अंदर, प्रोजेक्ट 17A। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी, ये जब प्रोजेक्ट बनाया गया था उसके बारे में बात हुई थी, तो क्या डिसाइड करा था कि भाई 7 फ्रिजेट बनाएंगे। फ्रिजेट ये टाइप ऑफ शिप है, फ्रिजेट इज अ टाइप ऑफ शिप। सबसे बड़ी आपकी और सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ शिप कौन सी होती है वो मुझे कमेंट में बताओ। और उसके बाद आती है आपकी फ्रिजेट, उससे थोड़ी छोटी होती है ना। तो स्कॉर्पियन टाइप, चलो क्या मैं बोलूँ, स्कॉर्पियन टाइप जो होती है हमारी, वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा हैवीली इक्विप्ड होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे फ्रिजेट आती हैं। तो इस प्रोजेक्ट में 7 फ्रिजेट बननी है आपकी। ये जो फ्रिजेट हैं ये डिज़ाइन कौन कर रहा है? इंडियन नेवी की ही एक सब वो है, डिज़ाइन बाय नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी का एक इंडियन नेवी डिज़ाइन ब्यूरो ऐसे करके है, वो आप देख लेना, बिल्कुल पता होने की ज़रूरत नहीं है कि नाम पूरा पता है। बना कौन रहा है? बिल्ड बाय 2 आपके शिपयार्ड्स बना रहे हैं इसे, माझागांव डॉकयार्ड, माझागांव डॉकयार्ड, और कौन बना रहा है? ग्रीन रिच शिप बिल्डर्स, ग्रीन रिच शिप बिल्डर्स, ठीक है। ये दोनों इसको बना रहे हैं। ऐसा होता है कोई शिप कोई और बनाता है, कोई बनाता है, ये होता है। तो अब जो ये दोनों शिप है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये किसने बनाई है दोनों में से, बस ये दोनों मिलकर ये दोनों बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर शिप। इस प्रोजेक्ट में जो भी शिप्स बनती हैं उनको बोला जाता है नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास क्यों? क्योंकि जो पहली शिप आई थी ना प्रोजेक्ट 17A के अंदर, वो नीलगिरी थी, उस शिप का नाम था नीलगिरी, तो उसे नीलगिरी क्लास बोलते हैं। ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट्स में होता है। प्रोजेक्ट्स 15B हो गया, 17B हो गया, इन सब में भी जो पहली शिप है उसी के नाम पे बोला जाता है, ठीक है सर। तो नीलगिरी क्लास बोला जाता है। अभी तक हमें कितनी मिली है 7 में से? 3 we have got of 7, 7 में से 3 हमें मिल चुकी हैं, बाकी धीरे धीरे आती रहेंगी, ठीक है सर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन महादेव। देखो यार, जिसके चक्कर में ये सारा हुआ था हमारा
पहलगाम टेरर अटैक, उसके हमने उसी के रिस्पॉन्स में एयर स्ट्राइक्स करी थी, जो कि बिल्कुल सही करी। गॉड ब्लेस देयर सोल्स। पहलगाम टेरर अटैक के जो विक्टिम्स थे, उसका एक तरह से बदला बोला जा रहा है ऑपरेशन। एक तो हमने स्ट्राइक्स करी वगैरह, ऑपरेशन महादेव में हमने वो टेररिस्ट के काफ़ी, उनमें से टेररिस्ट जो उसमें शामिल थे, इन्वॉल्व थे आपके टेरर अटैक में पहलगाम के, और उनके ऑपरेटर्स भी इस ऑपरेशन के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिए गए, भगवान के पास पहुंचा दिए गए। तो इस ऑपरेशन के बारे में क्या पता होना चाहिए कि भाई किसने कराया? ये कराया भाई आपका आर्मी, ऑब्वियसली इंडियन आर्मी। कौन कौन इन्वॉल्व था? JNK पुलिस भी थी इसमें, और आपकी उस एरिया में कौन एक्टिव होता है? CRPF। अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आर्मी का, फोर्सेस का इंटरेस्ट रखते हैं, ये चीज़ आप गेस भी कर सकते हो, क्योंकि CRPF ऑलवेज वहाँ पे एक्टिव होती है JNK में। जम्मू एंड पुलिस भी उनके साथ काम करती है आजकल। इवन दो पढ़ा भी नहीं है, फोटोज भी देखते हो ना, तो उसमें क्लियर ड्रेस दिख जाएगी डिफरेंस। आर्मी की अलग, CRPF की और आर्मी की चलो मिलती जुलती है, पुलिस की तो दिखी जाती है। ज़्यादातर पुलिस इनके पास रहती है। लोकल इन्फॉर्मेंट, लोकल नॉलेज पुलिस को ही होती है, क्योंकि लोकल लोग ही भर्ती होते हैं पुलिस में, तो इसीलिए पुलिस का इंपॉर्टेंस ज़रूरी हो जाता है। कहाँ पे हुआ ये ऑपरेशन? नियर श्रीनगर में। श्रीनगर, अच्छा उसे श्रीनगर नहीं बोलते, श्रीनगर बोलते हैं लोग। श्रीनगर, जो नेटिव्स होते हैं वो श्रीनगर बोलते हैं, और हम तो नेटिव्स के हिसाब से बोलना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, क्या हमारी फर्स्ट इंडियन नेवी पायलट ऑफिसर बनी हैं श्री श्री भावना कांत जी मैम। श्री श्री नहीं, मैम भावना कांत मैम क्या बनी है? फर्स्ट नेवी फीमेल पायलट। अरे यार, कलर से ही हम तो परेशान हो गए। फर्स्ट नेवी फीमेल PI। भाई यार मारोगे तुम लोग मुझे कि सर क्या टीचर बनोगे आप, क्या टीचर बनोगे? मैं खुद बोलता हूँ भाई क्या टीचर बनूंगा, तुम्हारा तो बेड़ा पार लगा ही दूंगा। ओ ठीक है, फर्स्ट नेवी फीमेल पायलट। आपको पता भी होना चाहिए था इसके बारे में यार, थोड़ा बहुत इतना तो पता रखा करो। ठीक है सर, आगे बताओ। INS तमल, ये भी हमारी एक क्या है? फ्रिगेड है। इट इज़ अ फ्रिगेड, और ये अभी रशिया के अंदर, क्या है इसका सिस्टम क्या है भाई तेरा? ये फ्रिगेड है, और ये अभी रशिया के अंदर कमीशन हुई है। हमने रशिया से ये कमीशन इन रशिया में कमीशन हुई है INS तमल। ये एक फ्रिगेड है। अब हमारा एक प्रोजेक्ट था रशिया के साथ, तलवार क्लास फ्रिगेड। ये पूरा एक प्रोजेक्ट था, तलवार क्लास की शिप्स खरीदनी थी हमें रशिया से। कितनी? 10 शिप्स हैं टोटल 10 शिप्स हैं जो हमें रशिया से लेनी है। यार कभी इस पर चलता है, कभी नहीं चलता, चक्कर क्या है? चक्कर ही खत्म कर देता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ये एक फ्रिगेड है हमारे पास, तलवार क्लास। एक प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूँगा, ये एक मिशन या प्रोजेक्ट कुछ ही बोल लो, बट तलवार क्लास की हमें कितनी शिप्स खरीदनी थी रशिया से? टोटल 10 खरीद ली है। टोटल 10 खरीदनी थी, 8 आ चुकी हैं, 8 नाउ विद अस इसमें से। ठीक है, ये अभी रिसेंटली आई है। कहाँ पे कमीशन हुई है? कहाँ पे कमीशन हुई है? ये हमारा एक शिपयार्ड है, यंतार शिपयार्ड। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। यार एक एक्सरसाइज है, एट सी ऑब्जर्वर मिशन। ये मिशन किसने करा है अभी लॉन्च?
ये करा है क्वाड ने। क्वाड की कंट्रीज में कौन कौन है क्वाड में? हम लोग भी हैं, और कौन कौन है नहीं पता तो हंसो मत, शर्म करो और बताओ मुझे कमेंट में कौन कौन है। और क्वाड के कोस्ट गार्ड ने, क्वाड के कोस्ट गार्ड ने, जो भी क्वाड की कंट्रीज हैं उनके कोस्ट गार्ड का मिशन है ये, एट सी ऑब्जर्वर मिशन कोस्ट गार्ड का, क्वाड कंट्रीज का। बहुत बढ़िया सर। आगे बताओ, आगे तो क्या बताऊं यार, जो हमारी फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं हर जगह पे वो काफ़ी एक्सेल कर रही हैं। और अभी रिसेंटली हमारी एक और मैम है यशस्वी सोलंकी जी, वो फर्स्ट एडीसी बनी है प्रेसिडेंट की। अब एडीसी क्या होता है? एडू दे कॉम, एडी दे कॉम, एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच में, ब्रिटिश में, अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग बोलते हैं। अमेरिकन में से कैंप बोल देते हैं, एड्यू दे कैंप। ब्रिटिश और फ्रेंच में सिमिलर ही बोलते हैं, एड्यू दे कॉम। क्या पता मैं भी थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, बताना कमेंट में। अब ये क्या होता है? एक सिग्नेटरी डेजिग्नेशन होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया कर रहा है तो उसे एडीसी बना दिया प्रेसिडेंट का। एक तरह से ये सिग्नेटरी हो गया कि यार प्रेसिडेंट क्या है, कमांडर होते हैं हमारे नेवी, सुप्रीम कमांडर ऑफ नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। तो एक तरह से शो करने के लिए कि हम उनकी सर्विस में, उनके साथ एक फोर्सेस का ऑफिसर रहता है, आपके प्रेसिडेंट के साथ भी, गवर्नर के साथ भी, और इस ऑफिसर को बोल देते हैं एडीसी। तो पहली फीमेल एडीसी बनी है, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंधु, हम हमेशा रेस्क्यू ऑपरेशंस इंडिया चलाती है, अपने लोगों को हमेशा लाती है हर जगह से। ऑपरेशन सिंधु में भी यही करा। अभी हमें पता था इजराइल और ईरान की वॉर चल रही थी, इन दोनों के बीच में रॉकेट्स एक्सचेंज हो रहे थे। तो इजराइल ईरान से सिटीजन्स को ऑपरेशन सिंधु के थ्रू वापस लाए हैं। ईरान से तो लाए हैं, इजराइल से डायरेक्ट नहीं लाए, बट हाँ कभी पूछे तो दोनों के सिटीजन्स आए हैं। इजराइल के आसपास के देशों में जब सिटीजन्स आ गए थे, जैसे जॉर्डन हो गया, वहाँ से सिटीजन्स को भी इवैक्यूएट करा गया है। तो ऑपरेशन सिंधु दोनों का है, इन दोनों कंट्रीज का। ठीक है सर। ओ माय गॉड, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो भाई यूएस का ऑपरेशन है। इसके अंदर सबको पता है ईरान वॉर, लड़ाई वगैरह कर रहा था। तो यार यूएस का यही है कि भाई लोगों को दबाता है, बुली करता है। तो भाई अपने यहाँ से इन्होंने एयरक्राफ्ट छोड़े और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, देखो ये तो है कि गलत हाथों में न्यूक्लियर पावर नहीं पड़नी चाहिए, तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग करी यूएस ने, ताकि न्यूक्लियर पावर उनके पास ना चली जाए। उसको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बोला। क्या क्या साइट्स थी? ये साइट्स हैं फोर्दो, नतैंज, इफ्साहम, ठीक है, ये साइट्स हैं आपकी। अब इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ऐसा पूछ सकता है ये जगह कहाँ पे पड़ती है, ऐसा पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रख लेना है। कौन से एयरक्राफ्ट यूज करे थे भाई? B-2 बॉम्बर, यूएस के B-2 बॉम्बर। और बॉम्ब्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, एंटी बंकर बॉम्ब बोल लो, या बंकर को तोड़ते हुए अंडरग्राउंड तक ये इम्पैक्ट पहुंचा देते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई उनकी न्यूक्लियर साइट 100% डिस्ट्रॉय नहीं हुई। ऐसे बोलते हैं ना, ले भाई ले, ठेंगा दिखा दिया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, बट हुआ है। और भाई यूएस को तो पोक नहीं करना चाहिए, खासकर ईरान जैसी वीक कंट्रीज को, कुछ भी कर सकते हैं। ईरान ने भी रिटेलिएशन के अंदर कतर यूएस बेस पे अटैक करा था, बट देखो मैं बोल रहा हूँ ना, पॉलिटिकल रीजंस भी बहुत होते हैं। यूएस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि देखो हम अटैक कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर लो वहाँ से सब कुछ। ट्रंप ने इस पर ट्वीट भी करा कि थैंक यू ईरान फॉर टेलिंग अस बिफोर हैंड अबाउट द अटैक। तो ये सब क्या है? आप अटैक भी कर रहे हो तो सिग्नेटरी है बस अटैक, कि भाई हमारे पास भी पावर है, हम भी कुछ करेंगे। शायद वो पहले ही बोल दिया था कि यार सर हमें कुछ करना पड़ेगा अपनी रिजीम को लेके, क्योंकि लोग बोलने लगते हैं ना आप क्यों कुछ नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें होती हैं यार, सैड है बट होती हैं, ये पता होना चाहिए। देखो हमें पता है इंडिया ने इस बार प्रेस के थ्रू सारे पूरे नेशन को बताया था, पॉइंट टू पॉइंट, हर 2 दिन के बाद बताते थे कि वॉर में एक तरह से वॉर जैसा ही माहौल था कि क्या चल रहा है, क्योंकि क्या है कि इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग, घबरा जाते हैं, कुछ भी हो सकता है।
तो इन तीनों के नाम, तीनों हमारी इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम पता होने चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी, विक्रम मिश्री एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ब्लर हैं थोड़े से बट पता चल रहा है। विक्रम मिश्री कौन है? ये कौन है? आपके फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है हु इज द लेटेस्ट, अभी बने, ज़्यादा नहीं, शायद इसी साल या पिछले साल बने, तो पूछ सकता है हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी, विक्रम मिश्री। ये दोनों हमारी फोर्सेस की ऑफिसर्स हैं, ये पता होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि भाई इंडिया की DRDO और फ्रांस की साफ्रान ने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए पैक्ट साइन करा है। मतलब दोनों मिलके नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट इंजन बनाएंगे, पावरिंग इंडियाज नेक्स्ट फाइटर जेट। अब वो कौन सा फाइटर जेट है जिसका इंजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ये मेरे को कमेंट में बताओ यार, मेरा तो बहुत मन कर रहा है बात करूँ उस बारे में, बट आपको भी नॉलेज हो, अवेयर होने चाहिए और मेहनत करके बताओ। जेट इंजन बना रहे हैं उसका। इंडिया पे एक ही प्रॉब्लम है अभी तक भी कि भाई अभी तक हमारे जो भी एयरक्राफ्ट हमने बनाए हैं, जैसे कि हमने तेजस बनाया है, बट उसका इंजन हमने नहीं बनाया, वो 60% 70% इंडिजिनियस है। इंजन हमने बाहर से लिया है, GE का लिया है शायद हमने, US की कंपनी है। तो बट इंजन जिस दिन हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई ना बनाने की, तो हम 100% इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बना पाएंगे, वो भी बहुत बड़ी फीट होगी अपने लिए, ठीक है भाई। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, अभी रिसेंटली हमने एक एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट करा जिसको बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब एक साथ हमने 2-4 चीज़ें छोड़ी और एक साथ उसको न्यूट्रलाइज कर लिया, अलग अलग 3 सिस्टम से, मतलब 3 सिस्टम अलग अलग है बट तीनों ने एक साथ काम करा, तभी इंटीग्रेटेड। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व था आपका? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एनर्जी वेपन और शॉर्ट एयर आपका डिफेंस सिस्टम, ये जो जिसको मैन पैड्स बोलते हैं, वी शॉर्ट्स बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम। तो तीन चीज़ें हमने मान लो छोड़ी और तीनों को इन्होंने एक साथ न्यूट्रलाइज कर लिया, ठीक है। और कहाँ पे था ये, कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ग्रेट सर, आगे बताइए। आगे मैं क्या बताऊंगा, मोदी जी बताएंगे आपको। भाई मोदी जी ने रिपब्लिक डे की स्पीच में, सुनी थी? नहीं सुनी थी तो हंसो मत, शर्म करो भाई, ये चीज़ें आपको सुननी चाहिए एज अ डिफेंस एक्सपीरियंट। उसमें बोला था एक मिशन के बारे में कि भाई मिशन सुदर्शन चक्र, कि भाई हम अपनी कंट्री को हर तरीके से एयर स्पेस से डिफेंड कर लेंगे। जैसे कि आपका एयर डोम एक है आपका, किसका एयर डोम नहीं, आयरन बीम है ना, इजराइल का। ऐसे US ने भी अभी एक उसका लॉन्च करा था कि भाई US भी अपना आयरन डोम तो हो गया, आयरन डोम ही है शायद इजराइल का, मैं नाम बहुत भूल जाता हूँ यार, बताना क्या है इजराइल का। US ने भी अभी अपना एक ऐसे मिशन बोला है कि हम भी अपनी पूरी कंट्री को सील पैक कर देंगे, कोई भी अटैक ना कर सके। तो उसका भी नाम क्या है, उसका नाम क्या है, गोल्डन डोम ऐसा कुछ है क्या? कमेंट में बताओ। US ने किसका बताया? इंडिया ने अपना क्लियर कर दिया है कि भाई मिशन सुदर्शन चक्र है हमारा, हम डिफेंड करेंगे अपनी कंट्री को, PM सर ने बोला है, तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब खत्म होती है वीडियो हमारी, उस लास्ट में एक चीज़ पर आपको होनी चाहिए, क्या? ये सारी हमारी एक्सरसाइजेज हैं भाई, होती हैं डिफेंस एक्सरसाइज हर कंट्री की, इस साल भी जो हुई हैं वो मैंने इन सारे टेबल्स में डाल दी है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ जो आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो एक्सरसाइज का नाम क्या है, कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, और प्लेस क्या है, विच कहाँ पे हुआ है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ अगर स्पेशल है, जैसे कि आपकी खंजर है, ये काउंटर टेरर और स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, इसमें मैंने मेंशन कर रखा है, तो कोई फालतू की चीज़ में मेंशन नहीं है। बहुत मेहनत से टेबल बनाई है, तो चैट GPT से बनाई है, बट वहाँ भी मैंने एक क्योंकि क्या है चैट GPT ना, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, देखो चैट GPT अभी रिलायबल तो नहीं है इतना, एक बार बोल दोगे सब कुछ कर देगा। मैं उससे टेबल्स बनवा लेता हूँ, क्योंकि ऐसे बनाने में बड़ी मेहनत लगती है।
टाइप करता हूँ खुद के भाई वरुणा के बारे में बताओ, इतना ही बताओ, इतना मत बताओ, फिर उसको मैं डिफ्रेंशिएट करवाता हूँ, उसको एक्सेस इन्फॉर्मेशन को हटाता हूँ, बाकी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन को डालता हूँ। टाइम तो बहुत उतना ही लगता है, बट वो टेबल बनाने का झंझट हट जाता है। आपको कोई पता है तरीका तो आप बता दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, इनको गो थ्रू करना है अच्छे से, क्योंकि डिफेंस एक्सरसाइजेस तो पूछ ही लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी डिफेंस रिलेटेड वीडियो थी। लिमिटेड आपके करंट अफेयर्स हैं, क्वालिटी करंट अफेयर्स हैं जिनके चांसेस आने के काफ़ी हाई हैं। एक दो आपको दिखेंगे डिफेंस रिलेटेड, तो मैं तो कह रहा हूँ इसी से दिखेंगे भाई। तो ज़रूर करिए, रिवाइज करिए, और बेस्ट ऑफ लक आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी इंटरेस्टिंग लाऊंगा।